नमस्कार साथियों, स्टडी विद सिप में आपका स्वागत है। मैं राम स्वरूप आपको आज हिंदी विषय के टॉपिक संधि पर अपने वार्तालाप करेंगे। हमने देखा है बच्चों ने बहुत बातें हमें कही कि जिसके अंदर कहा कि सर संधि हिंदी का वो टॉपिक है जो सबसे क्या है कठिन है, लेकिन इसको कठिन हमने बनाया है अपने भावों से, अपने विचारों से। लेकिन हिंदी के अंदर सबसे आसान टॉपिक ही कौन सा है? संधि है। वो कैसे? आप जो चीजें मैं आपको करवाने जा रहा हूं उनको पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि हिंदी के अंदर सबसे आसान टॉपिक संधि ही है। वैसे अपने देखें हिंदी के अंदर सबसे कठिन टॉपिक है वो वाक्य विचार का है। क्यों है वाक्य विचार इतना कठिन? क्योंकि उसके अंदर संपूर्ण हिंदी का जो ज्ञान है वो अपने को होना चाहिए, तभी अपने वाक्य शुद्धि को कर सकते हैं। तो इसलिए आप हिंदी के अंदर संधि को इतना कठिन ना समझें कि जिससे कि अपने को लगे कि हाँ कि अपने भावों जो विचार है वो कि हाँ संधि जो क्या है बिल्कुल ही कठिन है। तो आओ मैं आपके साथ मिलकर यहाँ अपने संधि का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। संधि को अपने दो तरीके से लिखा जाता है, दो तरह से। कि अब पहला ही क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सर संधि अपने इस तरह से लिखें या संधि इस तरह से लिखें। तो मैं आपको बता देता हूं कि संधि का ये जो दोनों रूप है जो अपने लिखे हैं वो दोनों रूप सही है। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर दोनों सही क्यों है? कि जिस तरह हमने देखा एक हिंदी लिखते हैं अपने, इन दोनों पे अपनी चर्चा होगी कि हिंदी का ये शब्द सही है या हिंदी का ये शब्द सही है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि किस तरह ये दोनों सही है तो इनमें से कौन सा रूप सही होगा। तो देखो इधर, अब हमने पढ़ा है कि संधि का जब अपने संधि विच्छेद करते हैं तो हम देखते हैं क्या लिखते हैं, सम प्लस धी, सम प्लस धी। तो अब अपने देखेंगे कि हमने देखा कि किसी शब्द का अंतिम वर्ण का योग किसी दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के योग से होता है तो वो क्या होती है? संधि। तो वो हमने देखा कि इस शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? वो मैं है, जो क्या है स्वर रहित है। तो हमने देखा कि इसको मैं इस तरह लिख रहा हूं कि स योग मैं योग धी योग ई। अब अपने इस शब्द को क्या किया और थोड़ा ज्यादा तोड़ लिया। तो अब आपको एक चीज बताता हूं कि अपने व्यंजन संधि में एक नियम आता है किसका? अनुस्वार का, जिसमें अपने देखते हैं कि अगर स्वर रहित मैं के बाद कै से लेकर मैं तक अपने पास क्या भाई स्पर्शीय हो या जिन्हें अपने क्या बोलते हैं वर्गीय वर्ण बोलते हैं, अगर इनका प्रयोग हो तो मैं, इस मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार। और दूसरा जो इसके अंदर बदलाव होगा वो क्या होगा कि आपके योग के साम के बाद अगर कोई भी योग के बाद कोई भी वर्ग का जो वर्ण है उस वर्ग का पांचवा वर्ण लिखा जाएगा। कहां? इस मैं के स्थान पर। यानी कि मैं अनुस्वार है, उसके बाद कै से लेकर मैं तक जो मेरे पास स्पर्शीय वर्ग है उनके अंदर मैं का तो क्या बन जाएगा? तो अनुस्वार बन जाएगा। और दूसरा अपने ले सकते हैं क्या? मैं के सामने जो भी वर्ग का हो, जैसे मान लो कै वर्ग का प्रथम वर्ण है तो इसका पांचवा वर्ण है वो यहाँ क्या हो जाएगा? लिखा जाएगा। तो देखो तो यहां इस मैं के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं? अनुस्वार। और इस मैं के बाद देखो यहां क्या आया है? ध है जो तय वर्ग का क्या भाई तीसरा अक्षर है। तो इसको अपना पांचवें बदलेंगे तो पांचवा कौन सा हो जाएगा इसका? न। ये रहा पांचवा न। तो आप इन दोनों जगह पर, किसके जगह पर?
इस मैं के जगह पर चाहे आप क्या लिखो, अनुस्वार लिखो, चाहे क्या लिखो, स्वर रहित न लिखो। तो देखो इस तरफ, तो देखो अगर मैं सम का जो योग अपने पास किसके साथ कर रहे हैं, धी के साथ, तो इसको मैंने थोड़ा वापिस सम प्लस ध को किसके साथ बना दिया, स्वर रहित, और इसके साथ क्या भाई, छोटी ई है। तो इस स के स्थान पर क्या ले सकता हूं मैं, एक तो अनुस्वार, और दूसरा क्या ले सकता हूं इसके स्थान पर, स्वर रहित न, और साथ में किन का योग हो रहा है, ध प्लस ई का। तो देखो अगर इस स के साथ मैं क्या लूं, अनुस्वार को लूं, तो अनुस्वार तो कहां चला जाएगा, स के ऊपर, और इधर पीछे क्या बचा, ध और क्या है, ई। तो इन दोनों का योग करेंगे, तो योग करके अपने पास क्या बन जाएगा, संधि, जो अपने को ये रूप क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अगर मान लो अनुस्वार न लेकर मैं क्या लूं, न लूं, तो क्या हो जाएगा, स प्लस न क्या हो जाएगा, स्वर रहित, और साथ में ध प्लस ई। तो इनका अपने योग करेंगे तो क्या बन जाएगा, संधि। तो ये दूसरा जो रूप है वो अपने पास क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब तक अपने एक चीज देखी कि हाँ संधि का ये रूप और संधि शब्द का ये रूप, ये दोनों ही अपने क्या है भाई, सही है। किसके अनुसार, कि व्यंजन संधि का एक नियम है, कौन सा, अनुस्वार का, जिसके अंदर क्या भाई, कि मैं वर्ण के बाद, मैं स्वरित वर्ण के बाद कै से लेकर मैं तक स्पर्शीय और क्या है, वर्गीय वर्ण आए, तो मैं है जो उसको अपने किसमें, पहले अनुस्वार में बदल सकते हैं, और जो योग के बाद सामने वाला जो वर्ग है उसके वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो देखो आगे साथियों, अपने संधि शब्द का अपने संधि विच्छेद क्या है, सम प्लस धी, सम प्लस धी। अब कुछ साथी विद्वान साथी मुझसे पूछेंगे सर आपने इसका अब तक शाब्दिक अर्थ क्यों नहीं बताया। तो ये लो आप संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल, मिलाप, जोड़, समझौता, या अपने कह सकते हैं क्या, मित्र। क्यों, संधि के अंदर अपने देखते हैं कि किसी शब्द का अंतिम वर्ण का योग किससे करते हैं, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से। तो अपने देखते हैं कि इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको प्रथम पद, और इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय पद। इसको क्या बोला जाता है, पूर्व पद, और इसको क्या बोला जाता है, पर पद। तो इसका मतलब क्या, कि जहां संधि के अंदर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण का योग दूसरे पद के योग के प्रथम वर्ण के साथ हो, तो वहां उस योग को अपने क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहां से अपने पास देखा कि संधि के अपने पास क्या आ रही है, इसकी परिभाषा निकल कर आ रही है। लेकिन इसमें भी आपको एक बात बता देता हूं कि हाँ क्या, कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय पद का प्रथम वर्ण का जब क्या हो, योग हो, तो उस समय क्या उत्पन्न होना चाहिए भाई, विकार। क्या हो, या तो क्या हो, विकार उत्पन्न हो, या क्या हो, शब्दों के अंदर क्या हो, बदलाव हो। तभी अपने कह सकते हैं कि वह शब्द है जो इनसे मिलकर बना है, वो कैसा शब्द होगा, संधि युक्त शब्द होगा। आपको एक उदाहरण देता हूं कि मैंने लिखा पान प्लस वाला, पान प्लस वाला। अगर मैं देखूं कि इसका अंतिम वर्ण है जो क्या है भाई, अस्वर है। क्यों, न के साथ क्या छुपा हुआ है, कि न का योग कैसे करते हैं अपने, कि न को अगर स्वर रहित करते हैं तो इसके साथ क्या निकाल दिया बाहर, अपने ए को क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो यहां से क्या आ गया अपने पास भाई, ए। और इसी के साथ इस वाला के अंदर क्या आ जाएगा, प्रथम व्यंजन क्या ले लिया मैंने भाई, वह। तो अब देखो ए और वह के योग से कोई विकार उत्पन्न हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। जब ऐसा हो तो उन शब्दों को अपने क्या कहेंगे, संयोग मात्र शब्द कहेंगे। यानी कि ये क्या हो रहा है, संधि के रूप का एक क्या हो रहा है भाई, संयोग हो रहा है। तो अपने ये कहेंगे कि संधि के प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण
का योग करवाते हैं तो क्या उत्पन्न हो भाई, विकार उत्पन्न हो या क्या उसमें भाई बदलाव हो, तो उसको अपने क्या कह सकते हैं, संधि कहते हैं। तो अभी दोस्तों मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपने अभी तक सुनी नहीं होगी। तो वो देखो क्या मैं क्या कह रहा हूं, मेरे शब्दों पर गौर करना कि किसी शब्द का अंतिम वर्ण का योग किसी शब्द के प्रथम वर्ण के साथ हो तो उनका अगर क्या हो, विकार उत्पन्न हो, जब क्या हो, विकार उत्पन्न हो, तो उस संधि उत्पन्न होने वाले संधि को अपने क्या नाम देते हैं, प्रधान संधि। क्या नाम दिया जाता है, प्रधान संधि। अगर यह योग इन दो पदों में न होकर किसी अन्य पदों में होता हो, किसी अन्य पदों में होता हो उन्हीं शब्दों के, तो वहां से उत्पन्न होने वाली संधि का नाम क्या है भाई, गौण संधि। क्या नाम उनका, गौण संधि। तो देखो किस प्रकार, जैसे एक शब्द है, क्या मैंने लिखा रामायण, क्या लिखा, रामायण। अगर अपने रामायण का संधि विच्छेद करते हैं तो हम देखते हैं किसका संधि विच्छेद क्या होता है, राम प्लस अयन। संधि विच्छेद क्या होता है इसका, राम प्लस अयन। तो हमने देखा कि राम का जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण है वो क्या है, मैं है, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, ए है। तो अपने ये कह सकते हैं ना कि इस मैं के अंदर क्या छुपा हुआ है भाई, ए। क्या छुपा हुआ है, ए। तो हमें पता है कि ए का योग किसके साथ हो, ए का योग ए के साथ हो, तो उसका क्या बन जाता है, आ बन जाता है। यानी कि लघु ए का योग लघु ए के साथ होगा तो वह किस में बदल जाएगा, दीर्घ आ में बदल जाएगा। तो इसका मतलब यहां से अपने को क्या उत्पन्न हो रहा है, इसमें वही विकार। क्या उत्पन्न हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है। तो ये अपने कह सकते हैं कि ये कौन सी संधि का रूप हो जाएगा, प्रधान संधि का। किसका हो जाएगा, प्रधान संधि का। अब देखो अपने, हाँ देखो प्रधान संधि का रूप आ गया। अपने देखा कि ए और ए का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, तो अपने बोल देते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। लेकिन शब्द के ऊपर गौर करो दोस्तों, इसके अंतिम वर्ण को देखो क्या लिखा है, न। क्या लिखा है मैंने, न लिखा हुआ है। तो लेकिन यहां जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अपने देखते हैं कि न किस में बदल रहा है, अण। न किस में बदल रहा है, अण में। तो इसके दूसरे पदों में भी क्या हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है। तो नया का जो अण बन रहा है, तो यहाँ कौन सी संधि हो गई, गौण संधि। यहाँ कौन सी संधि होगी, गौण संधि। ये जो नियम अपने पढ़ेंगे कि नया का अण क्यों हो रहा है, ये सारे अपने नियम किसके अंदर पढ़ेंगे, व्यंजन संधि के अंदर पढ़ेंगे, जो आपके आगे समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। तो देखो अब तक अपने क्या देखा कि संधि शब्द है उसका अपने संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, सम प्लस धी। और संधि के जो दोनों शब्द जो अपने लिखे हैं उन दोनों का रूप क्या होता है भाई, सही माना जाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल मिलाप, जोड़, समझौता और मित्रता। फिर हमने देखा कि किसी शब्द का अंतिम वर्ण, किसी शब्द का अंतिम वर्ण का योग मान दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के योग के साथ हो तो वहां उत्पन्न होने वाला विकार क्या है भाई, संधि है। तो अपने कह सकते हैं यहाँ से संधि की परिभाषा अपने पास प्रस्तुत होगी, क्या होगी, किसी प्रथम वर्ण का अंतिम पद और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का योग जब अपने करवाते हैं तो क्या होता है, संधि कहलाती है। तो अब यहाँ से एक साथ एक शब्द है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, तो एक ऐसा क्वेश्चन और बन रहा है जो आप लोगों ने बता, कहीं जगह पूछ लिया जाता है कि सर संधि का विलोम क्या होगा, संधि का विलोम क्या होगा। तो अपने कह सकते हैं कि संधि का विलोम क्या होगा, विग्रह। क्या कहते हैं, विग्रह। लेकिन यही दोस्तों अगर मान लो एग्जाम बनाने वाला आपसे ज्यादा होशियार है तो वह विग्रह की जगह आपको क्या दे देगा, विच्छेद दे देगा। अगर अपने को ये पता है कि हाँ विलोम का, संधि का जो विलोम शब्द है वो विग्रह और क्या होता है, विच्छेद होता है। अगर हम मान लो कहीं दोनों, मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको विग्रह भी दिया हो और क्या दिया हो, विच्छेद भी दिया हो, तो उस समय सबसे प्रथम प्रायिकता किसको दी जाएगी, विग्रह को दी जाएगी। तो अब तक दोस्तों अपने क्या देखा कि संधि का
विच्छेद संप्लस क्या होता है, धी। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल मिलाप, जोड़ और समझौता। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह और विच्छेद। और अपने देखा कि संधि की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अपने अब आगे। क्या है संधि की परिभाषा, क्या बताई मैंने कि किसी शब्द का के प्रथम पद के अंतिम वर्ण का योग किसके साथ हो भाई, दूसरे पद के प्रथम वर्ण के योग के साथ हो तो उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। तो परिभाषा क्या निकल गई अपने सामने, किसी दो वर्णों के योग से उत्पन्न होने वाला विकार या बदलाव संधि कहलाता है। तो क्या परिभाषा है अपने सामने कि दो वर्णों के योग से उत्पन्न होने वाला विकार या बदलाव क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो हमें पता है कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, 3। ये बात तो आप भी कहोगे सर संधि के प्रकार कितने होते हैं, 3, जो अपने छोटी कक्षा से क्या भाई पढ़ते ही आए। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि संधि के 3 प्रकार ही क्यों होते हैं, 2, 4 या उससे ज्यादा क्यों नहीं होते। अब कुछ विद्वानों की ये बात समझ में आई कि सर संस्कृत में तो 5 है, यहाँ 3 ही क्यों। ये मूल संधि के अंदर 5 है, लेकिन जो अपने ये संधि इसके अंदर कितने लिए जाएंगे भाई, 3। वो आपको मैं बताऊंगा कब, जब अपने मूल आगे पढ़ेंगे तब अब संधि आएगी, उस समय अपने उन प्रकारों पर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अब देखो ये 3 प्रकार ही संधि के क्यों बने, इससे ज्यादा क्यों नहीं बने, तो अपन इस पर भी चर्चा करते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा, क्या परिभाषा क्या कह रही है कि 2 वर्णों के योग से उत्पन्न होने वाला विकार या बदलाव ही क्या है, संधि है। तो देखो भाई 2 वर्ण, तो हमें पता है कि वर्ण का मतलब क्या होता है, स्वर और क्या होता है, व्यंजन। स्वर और क्या होता है, व्यंजन होता है। हाँ स्वर कौन कौन से, व्यंजन कौन कौन से, वो अपने वर्ण विचार का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें आपको पूर्ण रूप से बता दूंगा। तो देखो स्वर और व्यंजन, वैसे स्वर कितने होते हैं 11, व्यंजन कितने होते हैं 33। इनका पूर्ण योग होगा 2 शब्दों के साथ हो तो वही क्या है, संधि। लेकिन किस प्रकार होगा वो देखो। आप जैसे क्या कह रहे हैं भाई कि 2 वर्णों का योग, 2 वर्णों का योग, तो वो वर्णों का योग किस प्रकार होता है वो देखो कि वर्णों का योग, मैंने क्या लिखा कि वर्ण का अपने बांट सकते हैं किसके अंदर, स्वर और व्यंजन। तो अगर मैं कहूं कि स्वर का योग किसके साथ हो, स्वर के साथ हो, स्वर का योग किसके साथ हो, स्वर के साथ हो, यानी कि किसी शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो, और किसी दूसरे शब्द का जो प्रथम पद वर्ण है वो भी क्या हो, स्वर हो, तो इन दोनों का योग क्या होगा भाई, स्वर कहलाएगा। अब मान लो कि स्वर का योग किसके साथ हो, व्यंजन के साथ हो। स्वर का योग किसके साथ हो, व्यंजन के साथ हो, यानी क्या कि किसी शब्द का प्रथम वर्ण का अंतिम, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो अपने पास, स्वर हो, और उसी प्रकार दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी क्या अपने पास भाई, व्यंजन हो। तो इनके योग से उत्पन्न होने वाला विकार भी क्या है, संधि है। अब मान लो कि स्वर का योग तो अपने स्वर व्यंजन के साथ करवा दिया, उसी प्रकार व्यंजन का योग अगर किसके साथ करवा दिया जाए, स्वर के साथ करवा दो। व्यंजन का योग किसके साथ हो गया, स्वर के साथ, तो व्यंजन का योग अब किसके साथ करवा दो, व्यंजन के साथ। व्यंजन का योग क्या होगा साथियों, व्यंजन के साथ। तो हमने देखा कि स्वर का योग किसके साथ, स्वर के साथ, स्वर का योग किसके साथ, व्यंजन के साथ, और व्यंजन का योग किसके साथ, स्वर के साथ, और व्यंजन का योग किससे, व्यंजन के साथ। तो एक छोटी सी और है वो आपको बताता हूं
कि हमने सुना है कि सर स्वर आपने कहा कितने 11, कितने कहा 11, हम तो स्टार्टिंग से कितने पढ़ते आ रहे 13, लेकिन जो बाकी बचे हुए जो तो 2 स्वर है वो आपके क्या कहलाते हैं अयोग वाहक। क्या होते हैं अयोग वाहक। तो वो अयोग वाहक कौन से होते हैं, तो अयोग अपने बोल देते हैं क्या अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। अब ऊपर बिंदी लगी है तो क्या होगा अनुस्वार, अगर खड़ी पाई के आगे बिंदी है तो क्या होगा विसर्ग होगा। अब देखो इस चीज को समझो, इस अयोग वाहक के शब्द को समझो कि ए का मतलब क्या हो गया नहीं, योग का मतलब क्या हो गया योग, और वाहक का मतलब क्या हो गया वाहन। यानी कि ऐसे वर्ण जिनका क्या ना हो योग न हो, किनके साथ योग न हो, तो वो भी सुनो, इनका योग किनके साथ नहीं होगा, कि इनका योग किनके साथ नहीं होता व्यंजन के साथ, इनका योग किनके साथ नहीं होता व्यंजन के साथ। तो अपने कहेंगे कि अयोग वह है जो उनका योग किसके साथ होता है स्वर के साथ होता है। तो देखो अगर मैंने कह दिया कि विसर्ग का योग मैं किसके साथ करवा दूं स्वर के साथ, और विसर्ग का योग मैं किसके साथ करा दूं व्यंजन के साथ करवा दूं। तो अब बताओ साथियों अपने क्या किया कि स्वर का योग किसके साथ स्वर के साथ, स्वर का योग किसके साथ व्यंजन के साथ, व्यंजन का योग किसके साथ स्वर के साथ, व्यंजन का योग किसके साथ व्यंजन के साथ, और विसर्ग का योग किसके साथ स्वर के साथ भी, और उसके बाद विसर्ग का योग किसके साथ व्यंजन के साथ भी। तो हमने देखा कि योग की वर्णों के योग की कितनी स्थिति बन रही है 6, कितनी स्थिति बन रही है 6। तो अपने कह सकते हैं कि वर्णों का योग वो कितने प्रकार से होता है 6 प्रकार से होता है। ये आपसे नहीं पूछी जाएगी, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि हाँ कि संधि के 3 ही प्रकार क्यों है, उस चीज को समझने के लिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। हाँ अगर आपको ये याद है तो हर देखो स्वर का योग स्वर के साथ हो रहा है, तो अपने कह सकते हैं कि जहाँ स्वर का योग स्वर के साथ तो वहां कौन सी संधि होगी स्वर संधि, जिससे आपकी इनकी परिभाषा निकालने में आपकी क्या होगी आसानी होगी। तो देखो कि मान लो कि स्वर का योग किसके साथ हो रहा है स्वर के साथ हो, तो वहां कौन सी संधि होती है स्वर संधि, स्वर संधि। अब हमने देखा कि व्यंजन की स्थिति को देखो कि व्यंजन कितनी बार आप स्वर के साथ जुड़ रहा है या आपस में जुड़ रहा है। तो देखो कि स्वर का योग किसके साथ हो रहा है व्यंजन के साथ, व्यंजन का योग किसके साथ हो रहा है स्वर के साथ, और व्यंजन का योग किससे हो रहा है व्यंजन के साथ। तो इन तीनों स्थितियों के अंदर यानी कि इन तीनों प्रकारों से एक और प्रकार निकल कर आया अपने पास, क्या कौन सा प्रकार निकल कर आ गया वही संधि का व्यंजन संधि। तो अपने देखो इसकी परिभाषा बना सकता हूं, मैं क्या बना सकता हूं कि स्वर का योग चाहे व्यंजन के साथ हो, व्यंजन का योग स्वर के साथ हो, चाहे व्यंजन का योग किसके साथ हो व्यंजन के साथ हो, तो वहां कौन सा संधि का प्रकार होगा व्यंजन संधि होगी। अब हमने देखा कि विसर्ग का योग किसके साथ हो रहा है स्वर के साथ, और विसर्ग का योग किसके साथ हो रहा है व्यंजन के साथ। तो इन दोनों स्थितियों से अपने पास तीसरी संधि का प्रकार निकल के आया, वो कौन सा विसर्ग, कौन सा निकल आ गया विसर्ग। तो सर ये स्वर का स्वर के साथ, स्वर का व्यंजन के साथ, व्यंजन का स्वर के साथ, ये सर याद कैसे रखें भूल जाएंगे। तो देखो आसान है कुछ नहीं, देखो कि यहाँ कितनी बार स्वर आया सर 2 बार, यहाँ व्यंजन कितनी बार आया सर 2 बार, तो विसर्ग भी कितनी बार आ रहा है सर 2 बार। तो हाँ वह ना आसान कि पहले स्वर स्वर फिर व्यंजन व्यंजन और फिर विसर्ग और विसर्ग, और आगे देखो क्या रहा है स्वर व्यंजन स्वर और व्यंजन। तो स्वर का योग स्वर के साथ, स्वर का योग व्यंजन के साथ, व्यंजन का योग स्वर के साथ, और व्यंजन का योग किसके साथ व्यंजन के साथ, और विसर्ग का योग किसके साथ स्वर के साथ, और विसर्ग का योग किसके साथ व्यंजन के साथ। जो ये वर्णों का योग के जो 6 प्रकार है ये अपने को बताता है कि संधि के अंदर स्वर व्यंजन और विसर्ग इसके 3 ही जो प्रकार है वो अपने समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो अब आपका जो सवाल था कि सर हिंदी के अंदर 3 ही प्रकार क्यों है, मुझे लगता है वो सवाल आपका नहीं रहा होगा। तो
ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इससे ये आप अगर आसानी होगी इससे संधि के अंदर, ये कहता हूं, इससे क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा निकालने में आसानी होगी कि अपने जब इसका विच्छेद करेंगे तो अपने पता लग जाए कि हाँ सवर का सवर के साथ हो तो कौन सी संधि होती है, सवर का व्यंजन के साथ हो तो कौन सी होती है। दोबारा देख लेते हैं क्या भाई संधि की परिभाषा क्या है कि दो वर्णों के योग से उत्पन्न होने वाला विकार या बदलाव ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। चलो मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि दो वर्णों के योग से उत्पन्न होने वाला विकार या बदलाव ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो हमने देखा कि वर्णों के प्रकारों से हमने देख लिया कि संधि कितने प्रकार की होती है, यानी कि वर्णों का जो योग किया आपने कितने प्रकार से किया, 6 प्रकार से। उनसे अपने पास संधि के 3 प्रकार क्या है समक्ष आगे। तो हमें पता चल गया कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो अब तक अपने देखा कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था, मेल, मित्रता, जोड़, समझौता। अब तक अपने देखा कि संधि के अपने 3 ही प्रकार क्यों आए, उन पर अपने क्या कर ली, चर्चा कर ली। तो देखो प्रकार, संधि के प्रकार, पहला प्रकार का नाम क्या, स्वर संधि। दूसरा अपने पास आया व्यंजन संधि। और तीसरा प्रकार का नाम क्या आया, विसर्ग संधि। तो सबसे पहले अपने चर्चा है जो किस पर होगी, स्वर संधि पर कर होगी। तो देखो कि स्वर संधि, स्वर संधि के अंदर अपन देखो एक चीज चर्चा पढ़ी, क्या पढ़ी, वर्ण के योग में, वर्ण के योग में क्या पढ़ा कि स्वर का योग किसके साथ होगा, स्वर के साथ, कि स्वर का योग किसके साथ होगा, स्वर के साथ। तो यहां से स्वर संधि की जो परिभाषा अपने पास क्या आती है कि स्वर का योग स्वर के साथ हो तो वहां से उत्पन्न होने वाला जो विकार है वो क्या कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। तो दोस्तों स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है, 5 प्रकार से। कितने प्रकार से बांटा गया है, 5 प्रकार से। तो इसके 5 प्रकार है। पहला वर्धी संधि, दूसरा दीर्घ संधि, तीसरा है गुण संधि, चौथा है यण संधि, 5वां है अयादि संधि। तो हमने देखा कि स्वर का योग स्वर के साथ होगा। तो देखो भाई स्वर का योग स्वर के साथ होगा तो उससे 7 स्वरों का योग कराने के बाद उनको कितने भागों में बांटा जाएगा, 5 भागों में। तो पहला दीर्घ संधि, दूसरा वर्धी, तीसरा गुण, चौथा यण और 5वां अयादि संधि। तो एक चीज तथ्य को समझो दोस्तों, क्या कि हमें पता है कि स्वर का योग स्वर के साथ होगा तो क्या होती है, स्वर संधि। तो हमें इसको क्या लिख दिया, 11+11। क्यों, स्वर कितने होते हैं, 11। तो 11 का योग किसके साथ, 11 के साथ होगा। तो इनसे उत्पन्न होने वाले जोड़ों की संख्या कितनी होगी, 121। इन जोड़ों की संख्या कितनी होगी, 121 होगी। दोस्तों आज इस चर्चा पर इस 121 जोड़ों से किस प्रकार ये 5 प्रकार उत्पन्न होते हैं स्वर संधि के, किस प्रकार इन 121 जोड़ों से ये 5 प्रकार उत्पन्न होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे अपने कल। धन्यवाद।